वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 5 ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द राउल्ट्स लॉ एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट it's the most important topic in this chapter. Now, before covering the Raoult's law, you should have a clear idea about the vapor pressure. What is vapor pressure is all about. So, देखिए बच्चों, हेडिंग डालिए फटाक से कि वेपर प्रेशर क्या होता है. So, let's take an example over here. आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर के अंदर एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे पानी होता है उसको डाल दीजिए. दिस इज द वोलेटाइल सॉल्वेंट. वोलेटाइल मतलब विच हैव द टेंडेंसी टू इवेपोरेट लाइक वाटर. तो जैसे ही आप पानी डालेंगे बीकर में और कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि पानी का यहां पे जो लेवल है या जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स वॉल्यूम के उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे. लेकिन अगर हम यहां पर इसको क्लोज कर दें, यहां पर हम एक ऐसी लिड लगा दें जिसकी वजह से ये क्लोज सिस्टम हो जाए, तो क्या होगा, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट evaporation is basically the surface phenomena. Surface phenomena means, first of all what happens कि जो ये surface particles हैं जो मैं black color से mark कर रहा हूं, ये सबसे पहले उड़ेंगे, evaporate होंगे. ये गए, ये गए, ये गए, ये गए. जब तक ये नहीं उड़ेंगे तब तक ये जो नीचे वाला लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये लोग तब तक उड़ नहीं सकते. तो evaporation क्या है? इट इज द सरफेस फिनोमिना. जैसे ही ये ऊपर जाएंगे और टकरा जाएंगे तो यहां पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, दैट विल कंडेंस बैक अगेन. तो जैसे ही ये लोग नीचे की तरफ आएंगे बीच में एक भाप बन जाएगी वेपर्स की, ठीक है ना. फिर से ये होगा कि इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाएंगे, टकराएंगे, लिक्विड पार्टिकल्स के ड्रॉपलेट्स वापस नीचे आएंगे कंडेंस होकर. इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन चलता रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. एक ऐसा समय आएगा इक्विलिब्रियम का जब rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. उस स्थिति में जो यहां पर वेपर्स थे जो प्रेशर क्रिएट करेंगे लिक्विड सरफेस पे, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है. यानी कि वेपर प्रेशर की कायदे से डेफिनेशन क्या हुई? प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors in equilibrium with the liquid, basically उसके सरफेस पे. pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid is known as vapor pressure. in equilibrium means, आप ब्रैकेट में यहां पर ब्रैकेट में ये चीज लिख सकते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो कोई आपसे पूछे कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो झट से ये जवाब मत दे देना प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर. गलत. वो प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है जब इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, तब जो यहां पर बनी हुई भाप होती है, जो वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द वेपर प्रेशर. क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स? सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स on which
vapor pressure depends. What are those two factors are? First is the nature of solvent, and second one is the temperature. So how does the vapor pressure depends upon the nature of solvent is weaker the intermolecular forces of attraction between the solvent particles बताइए वेपर प्रेशर मोर होगा कि लेस होगा? क्या कह रहा हूं यहां पे बात जरा गौर से देखिए. वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मोर विल बी दी वेपर प्रेशर. मोर विल बी दी वेपर प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपके एक हाथ में पानी रख दूं थोड़ा सा और पेट्रोल रख दूं, कौन जल्दी उड़ जाएगा? पेट्रोल. क्योंकि पेट्रोल के जो सॉल्वेंट है, बेसिकली जो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, तो वो जल्दी एस्केप करेंगे. पानी की अगर मैं बात करूं, द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and due to this strong forces of attraction, the water has the lesser tendency to escape as compared to the petrol. Therefore, the vapor pressure of the water will be less when compared to the petrol. Okay? Similarly, diethyl ether, like for example CH3O CH3, it's a basically ether, has lesser vapor pressure when compared to alcohols. Ethers have the lesser vapor pressure when compared to alcohol. Ethers have more vapor pressure when compared to any kinds of alcohols, because alcohols have the strong intermolecular forces of and attraction with the water molecules, and that intermolecular forces of attraction is nothing but the hydrogen bonding. Okay, the alcohol molecules shows the hydrogen bonding with the water molecules, whereas if you see here that because of the two bulky alkyl groups, ethers does not show the hydrogen bonding with the water molecules. Therefore, ethers have the lesser solvent interactions, whereas the alcohol has the more solvent interactions. इसके बीच में ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका उड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसका उड़ना काफी आसान होगा. तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होंगे. ईथर के कमजोर हैं इसलिए जल्दी उड़ेगा, अल्कोहल के बड़े मजबूत हैं इसलिए थोड़ी देर में उड़ेगा. अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर पे, किस तरह से डिपेंड करता है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. हाउ सो? because the kinetic energy of the molecules will increase. भाई बड़ी सिंपल सी बात है. आप पानी को इवेपोरेट करना चाहते हो, वो बीकर में घंटों से पड़ा है, इवेपोरेट नहीं हो रहा, आपने उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हैज बीन इंक्रीज्ड, देयर एस्केपिंग टेंडेंसी हैज बीन इंक्रीज्ड. व्हाट बेसिकली हैपेंस दैट द intermolecular forces of attraction, that is the hydrogen bonding which were present in the water molecules, will start breaking. जैसे ही ब्रेक होंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो करता हुआ उड़ेंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई. So with the increase in the temperature, vapor pressure will also increase because the kinetic energy of the molecules will increase. टेम्परेचर पर
एक साइंटिस्ट था क्लाउसियस क्लैपेरॉन, उसने एक इक्वेशन दी थी कि किस तरह से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे एक रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। उस रिलेशनशिप को हम लोग आज क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, log P2 by P1 is equal to enthalpy of vaporization delta H vap upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें सब कुछ पता होगा और कोई एक चीज अननोन होगी। तो आपको बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्लाउसियस क्लैपेरॉन ये इक्वेशन क्यों आई थी? ताकि वो ये बता सके कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वेपर प्रेशर। तो बोलिए, आपको ये चीज समझ में आया? व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑल अबाउट? क्या है वेपर प्रेशर? समराइज वे में क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स on the surface of the liquid when it is in equilibrium. Equilibrium means when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. So moving next to that what is the Raoult's law all about? Please have a note of it. Raoult's law in our syllabus had been categorized in two types. What are they? एक तो है आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक है आपका फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। दोनों के लिए राउल्ट्स लॉ हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मेथड के लिए बात करें, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का मतलब बेटा ये हुआ कि आपने जब ऊपर से सॉल्यूट जो डाला वो भी उड़ने वाला है, वो भी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखता है, वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी लेस। दे हैव द टेंडेंसी टू एस्केप, दे हैव द वेरी गुड एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो let us consider two completely miscible liquids A and B. तो according to Raoult's law, what is the Raoult's law? He told that partial vapor pressure of A, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PA, is equal to mole fraction of A multiply by vapor pressure of A in the pure state। ठीक है, ये बेटा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, कि जब सिर्फ ए था बीकर में और कोई नहीं था। और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो यही आपका राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अभी आपसे मैं कहूं कि राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखकर दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे? देखो, इट स्टेट्स दैट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लोगे। इट स्टेट्स दैट व्हाट? द पार्शियल वेपर प्रेशर of the component in the solution। यहां पे शब्दों का यार ध्यान रखना, इधर के उधर ना हो जाए। partial vapor pressure of the component in the solution at a given temperature
at a given temperature is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है उसी को हमने वर्डिंग्स में लिखना है बस, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। खत्म। ये होता है राउट्स लॉ फॉर दी वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ये 1 मार्क्स का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर सिर्फ ए नाम की चीज पड़ी है, अभी बी नहीं डाला मैंने। ए अलग बीकर में पड़ा है, बी अलग बीकर में पड़ा है, तो उन दोनों का अलग अलग में अगर हम देखें तो कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, उनका कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैंने बी को उठाकर ए में डोल दिया तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब ए का और बी का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन क्या हुआ? दैट गिव्स द राउट्स लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, जब ए के साथ बी नहीं था। उसी तरीके से अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लिखना चाहें तो वो बच्चों क्या होगा? पीबी इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दी सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द बी इन दी प्योर स्टेट। अब आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दी डेल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर हमेशा समेशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर्स के, यानी कि पीए प्लस पीबी। पीए प्लस पीबी का मतलब हो गया, पीए का मतलब पी नॉट ए एक्स ए और पीबी का मतलब हो गया पी नॉट बी एक्स बी। आप जानते हैं कि सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए, या 1 माइनस एक्स बी कर दीजिए या 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, अभी चलकर बताएंगे आपको। तो या तो आप याद कर लीजिए सीधा सीधा P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या उसको एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट कर दीजिए, उस हिसाब से याद कर लीजिए। और ये मैंने न्यूमेरिकल बेसिस पे बताई है बात। अब बच्चों राउल्ट्स लॉ पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ। यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। चूंकि हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, 2 मिसिबल लिक्विड्स लिए हैं ए और बी, तो दोनों की बेटा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा? एक तो वेपर प्रेशर हो गया और दूसरा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये वाली एक्सिस ले ली वेपर प्रेशर की और ये वाली एक्सिस ले ली बच्चों मोल फ्रैक्शन की। दोनों के लिए साइमल्टेनियसली ग्राफ बनाना है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो ये मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं ग्राफ। यहां पे जो एक कोऑर्डिनेट है ये क्या है? यहां पे एक्स ए है, एक्स बी है, यहां पर भी एक्स ए है, एक्स बी है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर एक्स ए 0 है और एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 से इस साइड जब जा रहा है तो बढ़ रहा है, और फाइनली कितना बढ़ सकता है? 1, बिकॉज मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये 0 से 1 तक का हो गया। तो अगर बच्चों एक्स ए यहां 0 है तो एक्स बी कितना होगा? 1, और एक्स बी यहां कितना होगा? 0, बिकॉज समेशन ऑफ बोथ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। तो अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होगा, यहां पे अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बच्चों की मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी? ए की कि बी की? मोल फ्रैक्शन अगर ए का बढ़ रहा है तो प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ही तो बढ़ेगा। यानी कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज नोन एज पी ए, दिस लाइन इज नोन एज
PA, और ये लाइन जहां पर कट कर रही है इस पॉइंट को बोलते हैं P0A। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं और एग्जाम्स में गलत बना आते हैं। ये वाली लाइन PA है और ये जहां पे कट रहा है ये P0A है, क्योंकि P0A मैंने बताया कि ये वेपर प्रेशर ऑफ A है इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब यहां कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए बच्चों, यहां पे सिर्फ A की मात्रा है, B की मात्रा है ही नहीं। और इन दोनों के बीच में जब ये ट्रांजिशन फेज था उसमें A भी था, थोड़ा बहुत B भी था, इसलिए हमने PA लिखा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द A इन दी सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन वाला है, बीच वाला जो फेस है वो सोल्यूशन वाला फेस है, लेकिन जहां पर ये पॉइंट पे कट रहा है इसको P0A बोलते हैं। और इसका प्रूफ हमें यहां के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है, यानी कि प्योर A है, और B है ही नहीं, इसलिए हम इसको P0A लिखेंगे। बात समझ में आई? सिमिलरली व्हाट वी डू इज, अगर आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ को आ रहे हैं, तो आप देखिए ये XB 0 और XB यहां पे 1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ रहा है। तो हम वेपर प्रेशर की लाइन ऐसे बनाएंगे, और ये लाइन क्या दर्शाती है ब्लैक कलर वाली? वेपर प्रेशर ऑफ B इन दी सोल्यूशन। और जहां पे ये कट रही है बताओ ये क्या होगी? बताओ। वेरी गुड, P0B, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इस बात के सबूत है, जहां पे XA 0 है ही नहीं, वहां पे XB 1 है, यानी कि प्योर B है, इसलिए प्योर स्टेट ऑफ B। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को, मतलब लाइंस को सॉरी, मैच कर देंगे। दो पॉइंट्स को मैच करने पर एक जो लाइन आई ऐसी तिरछी, ये टोटल प्रेशर है विच इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा तो मैं उठा देता हूं, उसमें क्या जाता है? ओके, तो सवाल ये है कि सर ये आपने ऊपर बनाया, ये आपने नीचे बनाया, क्या मैं इसको ऊपर बना सकता था और इसको नीचे बना सकता था? बिल्कुल सही, कर सकते थे। क्या सर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ इक्वल डिस्टेंस पे बना सकता था? नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप दो चीजों को आपस में मिलाकर उसका सॉल्यूशन बना रहे हो और दोनों के दोनों मिसिबल हैं, दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, तो यार क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी बराबर हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो दोनों के बीच में सामान्य हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की जो वोलेटिलिटी पावर है, दोनों की उड़ने की जो क्षमता है वो बराबर हो? नहीं। तो बच्चों जब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ उड़े या दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, तो क्या होगा? एक जल्दी उड़ेगा और एक थोड़ी देर में उड़ेगा, है ना? पानी पेट्रोल लो तो पेट्रोल जल्दी उड़ेगा ना, पानी तो थोड़ी देर में ही उड़ेगा। तो इन दोनों में A और B में हमने ये एज्यूम कर लिया, P0A अगर ऊपर बनाया है तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि A इसके लिए, इस केस के लिए मोर वॉलेटाइल है। तो ये एक मार्क्स पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। P0A का कर्व ऊपर है, P0B का कर्व नीचे है। व्हाट डज इट सिंप्लीफाइज? इट्स जस्ट सिग्निफाइज दैट A you have assumed to be more volatile as compared to B। और अगर तुम यहां पे B का ऊपर बनाते और नीचे बनाते P0A, तो ये चीज दर्शाता कि तुमने जो B लिया है वो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू A, यानी कि जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसका ऊपर बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसके जो राउल्स लॉ के आप बुक्स में भी अगर कर्व देखोगे तो या तो ऐसे बनने होंगे तिरछे, या ऐसे, या तो लाइन ऐसे जा रही होगी या लाइन ऐसे जा रही होगी, बराबर नहीं, काट दिया जाएगा मार्क्स आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं कि फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स में राउल्स लॉ क्या कहता है हमको। सो नाउ कमिंग अप टू द राउल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। Now students, let's assume it's a beaker, and inside the beaker with the blue color I have marked basically liquid, a pure solvent which is volatile in nature. You can take the example of water itself, okay? तो होगा क्या, कुछ समय बाद ये इवेपोरेट होगा, क्योंकि सिस्टम क्लोज है तो फिर कंडेंस बैक करेगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ऐसे ही इवेपोरेशन कंडेंसेशन चलता जाएगा और एक स्थिति आ जाएगी इवेपोरेशन की,
when the rate of evaporation becomes equal to the rate of the condensation. And at this stage, at this equilibrium stage, the pressure applied by these vapors on the surface of the liquid is known as the vapor pressure. I have taught you just now only. तो आप इस फिगर में देखें तो लाल लाल कलर के खूब सारे वेपर्स आपको दिखेंगे, लेकिन अब हम क्या करें, धीरे से चुपके से ढक्कन को खोलें और उसके ऊपर गिरा दें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक सॉलिड्स। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझ रहे होगे ना, जिसके पास उड़ने की क्षमता नहीं है, और सॉलिड्स बेखूब उसके बढ़िया एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज ले लो जैसे, ठीक है, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये लोग सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर अपनी लेयर बिछा देंगे, है ना। जैसे ये ब्लैक ब्लैक कलर के जो मैंने डॉट्स दिखाए हैं वो ब्लू ब्लू के ऊपर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये ब्लैक ब्लैक कलर के क्या हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो आप देख सकते हो ये है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, अब सॉल्यूशन ले लिया। पहले सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के ऊपर आकर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, और आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर तभी मिलेगा जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। और आप ये भी जानते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। तो जब तक सरफेस के पार्टिकल उड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक पहली लेयर यानी कि ब्लू लेयर के ऊपर अब क्या आ गई, ब्लैक कलर के लेयर यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब तक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उड़ेंगे नहीं तब तक उसके नीचे वाली लेयर ब्लू लेयर जो कि सॉल्वेंट की है वो उड़ेगी नहीं। और सॉल्यूट तुम ले नॉन वॉलेटाइल, वो तो भैया ठहरा अपना मस्ती से पड़ा रहेगा, है ना, क्वारंटाइन टाइम बिता रहा होगा, आइसोलेशन पीरियड, तो वो तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, बिकॉज उसके पास टेंडेंसी ही नहीं है उड़ने की। तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उनको जहां जहां थोड़ी थोड़ी जगह दिखेगी बेचारे खिसक खिसक के उड़ने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैज बीन डिक्रीज्ड। Why? Because some of the solvent particles positions have been taken up by these solute particles. क्योंकि सॉल्यूट उसके ऊपर आ गया तो सॉल्वेंट कहां से उड़ जाएगा, वो तो इंतजार करता रहेगा ना, भाई तू उड़ तो मैं उड़ूंगा। अब वो तो उड़ने से रहा, समझ गए। तो देखो आपको यहां पे रेड रेड कलर के जो वेपर्स हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, देयर इज द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर व्हेन एवर यू आर एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। So this is what I have written over here. The presence of non-volatile solute in a solution reduces the escaping tendency of the solvent molecules into the vapor phase, because some of the solute particles occupy the position of the solvent molecules on the liquid surface and thus lowers the vapor pressure of the solvent. बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बच्चों इन सब को नजर मद्दे रखते हुए हम लोग यहां पे कुछ रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। आप जानते हैं कि राउल्स लॉ ने अबीच आपको क्या कहा उसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट in the solution, कंपोनेंट की जगह सॉल्वेंट लिख दिया, इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। यही तो पढ़ा आपने, यही तो राउल्स लॉ था, हाँ कि ना, P इक्वल टू पी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। अब आप जानते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है कोई नई बात तो है नहीं। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसमें भी कोई नई बात नहीं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपने सॉल्यूट लिया है वो पूरा का पूरा नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि वो वेपराइज नहीं हो सकता। तो बच्चों जब वो वेपराइज नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा जो आप रीडिंग यहां पर देख रहे हो, जो आप मेजरमेंट करने वाले हो, वो किसकी वजह से करने वाले हो? ये जो भाप बनी है, ये जो रेड कलर के ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं, ये जो वेपर्स बने हुए हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये जो आपने सॉल्वेंट लिया था ना ब्लू कलर का वॉलेटाइल वाला, उसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से तो है ही नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट का तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि होना चाहिए था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, चूंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन उसने दिया ही नहीं, तो उसको इग्नोर मार दिया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो ये वाली बात को हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था ना, इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन, इज इक्वल टू, बाकी बातें सेम रहेंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या इन प्योर स्टेट। लेट कर लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P और सबस्क्रिप्ट S से डिनोट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग X1। अच्छा, कभी भी 1 आए यहां पे सबस्क्रिप्ट की तरह तो ये हमेशा जो 1 होता है कन्वेंशनल है, 1 जो है सॉल्वेंट के लिए होता है और 2 जो होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है। ये बात आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ऐसा नहीं आप इसको 2 मान सकते थे, लेकिन ये एक प्रथा चलती आ रही है तो हम लोग उसको निभा देंगे। 1 सॉल्वेंट के लिए, 1 मतलब पहले से सॉल्वेंट में, मतलब बीकर में सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ऊपर से जो आपने डाला 2 वो सॉल्यूट, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अब ऐसा कन्वेंशनल हल बुक्स में माना गया है, एनसीईआरटी हो गई या कोई भी हो गई, इसलिए हम लोग 1 एज अ सॉल्वेंट 2 एज अ सॉल्यूट लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन जो लिखा था उसमें x यहां पे 1 लिख दिया ताकि आपको सॉल्वेंट पता चल जाए, इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट यानी कि P0। अब अगर हम P0 को उठाकर यहां ले आए तो PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X1 हो गया, पक्का। अब हम क्या करें, बोथ जगह ऑन बोथ साइड्स 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। अब आप जानते हैं अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट से चीजें मिली हैं, सिंस x1 plus x2 is equal to 1, the summation of the mole fractions are always equal to 1, तो हम लोग 1 माइनस x1 को क्या लिख देंगे? जी हां बिल्कुल सही, x2 के। और ये क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लो, P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2, ठीक है। जहां पे P0 क्या था? प्योर इनिशियल। PS क्या था? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो चीज सॉल्यूशन बन गई, तो सॉल्यूशन का प्रेशर। और आप जानते हैं सॉल्वेंट में ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, सॉल्यूशन के केस में कम था। तो P0 माइनस PS क्या हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कम हो गया। तो इसके जब डिस्क्रिप्शन करने में आएंगे तो P0 माइनस PS इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। X2 किसके बराबर हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और P0 माइनस PS अपॉन P0, इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किसी से रिलेट कर दिया पी नॉट से, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। इट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे आने वाली है, उसमें इसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो कह सकते हैं कि बड़ी छोटी सी प्रूविंग है। अगर पूछा जाए एक आध मार्क्स के लिए दैट, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी पूछा जाए कि डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहां से पूरा थियोरेटिकल है, पूरी थ्योरी से चालू करना 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 और यहां तक ले आना, ठीक है, पक्का। चलिए आइए अब इस पे आगे बात करते हैं। बच्चों, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशंस को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल मतलब जैसे आपने आइडियल गैस पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना। आइडियल गैसेस क्या थी? विच ऑबेज द आइडियल गैस इक्वेशंस अंडर द ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आइडियल गैस नाम की तो कोई चीज होती भी नहीं, ये बात तो आप भी जानते हैं। उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एक आपका बस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक सोच है, क्योंकि ये कहता है कि अगर आप एक लिक्विड पड़ा है बीकर में, उसके ऊपर आप दूसरी चीज कुछ डालें, कोई दूसरा मान लो लिक्विड ही डालें, तो वो दोनों जब मिलेंगे आपस में तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब उसका जो वी मिक्स है, डेल्टा वी मिक्स, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम रिमेन्स दी सेम। कैसे हो सकता है यार? जब दो चीजें आपस में मिलेंगी हो सकता है ना वॉल्यूम राइज हो, लेकिन वो कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो कह रहा है इंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा। अरे भैया, जब दो लिक्विड्स आपस में आकर मिलेंगे या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन कह रहा है ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन एक बेसिक हाइपोथेटिकल चीज है, रियली में प्रैक्टिकल में आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। Ideal solution is basically only for the very dilute solution. Dilute solutions बोले तो जहां पे solute की मात्रा बहुत कम है। आप इसको मेरे दिए गए हाइपोथेटिकल एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो नदी है, उस नदी में जाके तुमने 2 चम्मच शक्कर फेंक दी, तो क्या नदी का पानी मीठा हो जाएगा? है नहीं ना। हाँ, या तुम ये कह लो कि तुमने 2 क्यूब्स बर्फ के नदी में फेंक दिए, बहुत बड़ी नदी है, तो क्या उसका पानी ठंडा हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप सॉल्यूट बहुत कम ले रहे हैं एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए वो आइडियल सॉल्यूशन है जहां पे सॉल्यूट की मात्रा मायने ही नहीं रख रही। समझ रहे हैं ना? अगर आप 2 चम्मच शक्कर अगर 1 गिलास पानी में डालें तो पानी मीठा हो सकता है, लेकिन अगर आप नदी में डाल दें तो थोड़ी ना मीठा हो जाएगा। तो वो नदी एग्जाम्पल हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये क्या कहता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो केमिस्ट्री किताब में हम लोगों को डेफिनेशन मिलती है, वो ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज द राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, whereas non-ideal solutions are those which does not obey Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. Next point कहता है there will be no change in volume on the mixing of the two components, that is delta V mix equal to 0, और यहाँ पे delta V mix not equal to 0 क्योंकि ये नॉन आइडियल है। ठीक है ना? जब दो चीजें आपस में मिलेंगी बेशर्ते उसका वॉल्यूम या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेसर देन 0 होगा। भाई डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 की मतलब क्या हुई कि या तो डेल्टा वी मिक्स 0 से बढ़कर है या तो डेल्टा वी मिक्स लेसर देन 0 है। उसी तरह देयर विल बी नो चेंज, थर्ड पॉइंट कह रहा है देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन द 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, दैट इज डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कहता है नहीं, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फिर से यहां 2 केस निकलते हैं कि डेल्टा एच मिक्स या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो डेल्टा एच मिक्स लेसर देन 0 होगा। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वी मिक्स और एच मिक्स की वजह से फर्दर हमें यह पता चला कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। अभी पढ़ेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये देखो डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, और ये लेसर देन 0 यानी कि नेगेटिव डेविएशन।
अभी हम लोग पढ़ने वाले। आइए लास्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हुआ तो क्या होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन सॉल्यूट को ए ले लो, सॉल्वेंट को बी ले लो, तो जो मिला, जो प्रोडक्ट मिला वो क्या बना, ए बी। तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन विच आर प्रेजेंट इन ए and the forces of interactions which are present in B and the forces of interactions which we have obtained after the product formation, that is AB are all the same in the ideal solution, which is practically not possible. Okay, so at the molecular level these are the solutions in which the intermolecular interactions between the components AB are of the same magnitude as the intermolecular interactions found in the pure components A and BB. लेकिन ये क्या कहेगा, सेम नहीं है। सॉल्यूट का अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दोगे तो वो आपको अलग मिलेगा। हो सकता है कि जो सॉल्यूशन का आपको इंटरेक्शन मिले वो पहले से ज्यादा हो, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऑलरेडी प्रस्तुत होंगे, आपने उन दोनों को मिलाया और सॉल्यूशन बना। तो हो सकता है जो सॉल्यूशन बना उसके इंटरेक्शंस पहले वाले से कम हो या ज्यादा हो। तो देखो ये वाला केस और ये वाला केस हमको इस बात पे दृष्टि डाल रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज होने वाले हैं, या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग दी नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। सो जस्ट कॉपी दिस टेबल एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। Students, let me tell you three basic things about the ideal solution, which I have not covered in the table. The first one and the second one I have given you in the terms of the question, which has previously asked in AIPMT 2015 and NEET Phase 2 2016. It's a very important thing. You should keep these things in your mind. And the third important thing is the examples of ideal solutions, because ऐसा बहुत होता है कि आपको दो के मिक्सचर दे दिए जाएंगे, या ये कह लो कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि among them which is the ideal solutions, और चार एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस हो गए और ऊपर वाले दो क्वेश्चंस हो गए। ये तीन बातें अगर आपने ध्यान में रख ली तो आइडियल सॉल्यूशन की बात खत्म। फिर हम लोग नॉन आइडियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। इनकरेक्ट, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये सही ऑप्शन है। डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये सही ऑप्शन है। डेल्टा P इज इक्वल टू P ऑब्जर्व माइनस P रोल्ट, मतलब राउल्ट्स लॉ, P ऑब्जर्व माइनस P राउल्ट्स लॉ। अच्छा, ये दोनों प्रेशर्स अलग अलग हैं कि सेम होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है, सेम होते हैं। आप ये समझ लो, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और ये जो डेल्टा P है एक तरीके का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, जो भी हम लोग पढ़कर आ रहे थे डेल्टा P। तो आप जानते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होता है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बीच में मॉलिक्यूलर लेवल पे जो आपने लास्ट पॉइंट देखा, कोई भी इंटरेक्शंस का चेंज नहीं होता है। इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस आर सेम, इसीलिए उसका कोई डेल्टा एच मिक्स या डेल्टा वी मिक्स होता नहीं है, जीरो होता है। यानी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाद में थे वही पहले हैं, यानी कि जो वेपर प्रेशर बाद में था वो पहले भी था, यानी कि ये भी बात सही लिखी गई है। लेकिन डेल्टा जी मेक्स इक्वल टू 0, ये बात गलत लिखी गई है, यानी कि इनकरेक्ट क्या हुआ, इनकरेक्ट ये हुआ। अब गिव्स फ्री एनर्जी किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है अगर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो बेटा जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फीजिबल प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा जी लेसर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। 0 का को पुट कर दिया भैया, गलत बात।
तो डेल्टा जी मिक्स शुड बी नेगेटिव। बाकी सब चीजें जीरो हो सकती हैं, डेल्टा जी मिक्स जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसका ध्यान रखना बच्चों, फिर से पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। Which one is not equal to zero for an ideal solution? AIPMT 2015 not equal to zero। तो ये तो अभी पढ़ा, ये इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो होता है। आहा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब इंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है। तो देखो थर्मोडायनेमिक टर्म्स आ गए, एंथैल्पी आपने पढ़ ही लिया था, डेल्टा जी मिक्स की बात भी हो गई और एंट्रोपी चेंज की भी बात हो गई। तो अब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बेटा ये तीनों चीजें याद रखना। तो डेल्टा एस मिक्स क्या होता है? डेल्टा एस मिक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़ते हो, डेल्टा एच तो जीरो होगा आइडियल के लिए। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव रखना चाहते हो तो डेल्टा एस क्या रखोगे बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा जी अगर तुम चाहते हो कि नेगेटिव रहे, क्योंकि प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर तुम चाहते हो डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव रहे तो डेल्टा एस क्या चाहोगे तुम? क्या हो? पॉजिटिव हो। और वैसे भी बच्चों, जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन करते हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये माना गया है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाती है, यानी कि इंट्रोपी चेंज बढ़ जाता है। इंट्रोपी क्या थी? इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द या रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पागलपन कितना ज्यादा है। तो पागलपन बढ़ जाता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं इन द केस ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय दिस इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, अब आता है थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के रूप में आपको प्रीवियस ईयर जेईई या नीट के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स को याद करने का मेरे हिसाब से एक छोटा सा ट्रिक है ना। ऐसा कर लो कि एक चीज अगर याद हो तो दूसरी चीज उसका एक कार्बन एटम बढ़ाकर याद करो। होमोलोगी सीरीज जैसे याद करते थे, प्रोपेन का ब्यूटेन, पेंटेन का हेक्सेन। उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये दोनों आपस में हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। उसी तरह से बेंजीन, बेंजीन में एक कार्बन एटम ऐड करो, क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर एक कार्बन अगर आ गया यानी कि CH3, तो वो क्या हो जाएगा? टॉलीन। तो बेंजीन प्लस टॉलीन इज द आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल चेन सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाए, जैसे ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन या इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। इट इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, बट मोस्ट ऑफ द जनरली केसेस ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल केसेस में यही ट्रेंड फॉलो अप होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो हेक्स हेप्ट हो गया, बेंजीन का टॉलीन हो गया, यहां पे बेंजीन बेंजीन सेम रहा, इथाइल इथाइल सेम रहा, ब्रोमो का क्लोरो कर दिया, ब्रोमो का क्लोरो कर दिया। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन पे मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation from Raoult's law। दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation from Raoult's law।
तो ये दो सॉल्यूशंस के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का मतलब बेटा कुछ ऐसे मिक्सचर्स जो कि अपने अपने बीकर में जब तक थे तो उनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जब मैंने उन दोनों को मिला दिया एक बीकर में तो उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आया वो बड़ा कमजोर आया, जिसकी वजह से बच्चों उनका वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन कितनी जल्दी हो रहा है। इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी कि द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल डिसाइड वेदर द वेपर प्रेशर विल बी मोर और लेस। If the forces of interaction present between the molecules, solutes molecules or solvent molecules are more, then the vapor pressure which you will receive is very less. So let's assume some examples related to the positive deviation, like the mixture of acetone plus ethyl alcohol. Acetone has strong dipole interaction when it is kept in beaker A. Similarly, ethyl alcohol when it is kept in beaker B has the strong intermolecular hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप समझ सकते हैं, जैसे ये इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, तो इसके और दूसरे वाले इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये दास्तान चलती रहेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये दोनों, ये एक बीकर ए में पड़ा है, ये बीकर बी में पड़ा है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। अब होगा क्या, हमने एक कोई एम्प्टी बीकर लिया सी, उसके अंदर हमने ये दोनों मिक्सचर डाल दिए, यानी कि ए और बी डाल दिया, तो होगा क्या, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इसके बीच में आने की कोशिश करेंगे। एसीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। पहले ये लोग एक दूसरे से आराम से अट्रैक्टेड थे, है ना। तो जब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल के पास आए तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी। अब इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, एंट्रोपी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। ये भी तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स भी बदल गया। आप जानते हैं कि जो डेल्टा वी मिक्स जो है वो नॉन आइडियल के लिए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अरे भाई, अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या वो लेसर देन जीरो होगा। तो पॉजिटिव डेविएशंस केस के लिए डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। Similarly, now we talk about the delta H mix. Delta H mix for non-ideal solutions is not equal to zero. अरे भाई, not equal to zero है तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन why? Because it is acting as like a endothermic process. एंडोथर्मिक कैसे? एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए कोई शक्ति देते हो, कोई हीट एनर्जी देते हो, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहां पे इथाइल अल्कोहल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको तोड़ने के लिए हमने एसीटोन का इस्तेमाल किया। साइक्लोहेक्सेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो किसी ऐसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जिसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर कर दिया, तोड़ दिया।
तो यू आर ब्रेकिंग दी बॉन्ड्स, यू आर ब्रेकिंग दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यू आर ब्रेकिंग दी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वो कहानी किस में पढ़ते हो आप? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। यानी कि आप किसी भी तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हो रिएक्शन में ताकि उसके पुराने बॉन्ड टूटे। तो आपने बॉन्ड तोड़ा है, इसलिए डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 है। यहां पे कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एक तरह से आप कुछ एनर्जी दे रहे हो ताकि बॉन्ड्स टूटे। अब जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो तितर बितर फैलेंगे, फैलेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी, इसलिए डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ व्हाट अबाउट दी वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर पे क्या कहानी घटित होगी? तो आप जानते हैं वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इनके बीच में तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत लुल थी, लेकिन जब तुमने एसीटोन इसके ऊपर डाला, बॉन्ड्स टूट गए, तो अब ये लहरा रहे हैं ऐसे स्याऊ स्याऊ। और जब लहरा रहे हैं यानी कि कोई भी किसी से बंधा नहीं है, तो अब ये आराम से इवेपोरेट हो सकता है ना? इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है ना? हां, तो अगर हम यहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बात करें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी इज मोर देन एफ ए एंड एफ बी बी, sorry, lesser than. Forces of interaction between AB is lesser than that of AA and BB. Forces of interaction अगर AB के लेस हुए तभी तो वो आसानी से उड़ पा रहे हैं। अब हम छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा वो बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी राउल्स लॉ में पढ़ा था। यहां पे हम लोग ले लेते हैं वेपर प्रेशर, यहां पे ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वहीं घिसी पिटी बात, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए। x इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहां पे एक्स बी इक्वल टू 0। फिर हमने आपको बताया था कि अगर वेपर प्रेशर, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ a यहां से यहां जाने पे बढ़ रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये वेपर प्रेशर यहां आ गया और इसको बोलते थे P नॉट ए। बी का मोल फ्रैक्शन यहां से यहां बढ़ रहा है तो ये रहा P नॉट बी, और इन दोनों को अगर हम मैच कर देते हैं तो ये आता था हमारा P। लेकिन अब ये जो P है टोटल, ये आपका आइडियल है। ऐसा आप सोचोगे होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया, ये कर्व किसके लिए था? ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कर्व था जो राउल्स लॉ का हमने बनाया था। वॉलेटाइल्स के लिए था, आइडियल के लिए था, जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन एकदम बराबर हैं। जब फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बराबर ही नहीं है, ए में कुछ और है, बी में कुछ और है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और जब रिजल्ट मिल रहा है तो कुछ और ही मिल रहा है। तो यहां पे चूंकि कुछ और क्या था, कम था, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कम है, तो यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया यानी कि कर्व थोड़ा और उठा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये कर्व आपको उठा हुआ मिलेगा। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आर यू गेटिंग दी मैक्सिमम प्रेशर। और ये आपका वेपर प्रेशर जो है ये एक्चुअल है। ये वाली जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये आपकी आइडियल प्रेशर है। उसी तरह सबके लिए हम लोग कर्व थोड़ा सा ऊपर ऊपर बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व्स हैं, इसको याद करिएगा। जब भी आपसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन पर क्वेश्चन आए थियोरेटिकल, तो आप उसको अच्छे तरीके से उसकी 3 से 4 बातें याद रखिएगा और उसको लिखिएगा। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल से शुरुआत करिएगा, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिएगा। एग्जाम्पल के साथ आप लोग डेल्टा वी मिक्स के बारे में पॉइंट लिखेंगे, डेल्टा एच मिक्स के बारे में पॉइंट लिखेंगे, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात लिखेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, चौथा पॉइंट उसके बारे में बात करेंगे। 5वां हो गया एग्जाम्पल वाला, 6वां हो गया आपका ग्राफ। तो ये 6 पॉइंट जब लिख कर आएंगे तो मजे आ जाएंगे आपको। कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ और एग्जाम्पल जैसे हो गया एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल हो गया, तो एसीटोन प्लस CH2 हो गया, एसीटोन प्लस
बेंजीन हो गया, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन को लेकर चल रहे हैं तो सारी बातें अपोजिट होंगी जो हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ी। तो नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, तो या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है जो कि पॉजिटिव में पढ़ा, फिर या तो ये होगा लेसर देन 0, यानी कि इट इज द केस ऑफ द व्हाट नेगेटिव डेविएशन। So let me explain you by taking a suitable example of chloroform and acetone. आपने एक जगह बीकर में क्लोरोफॉर्म रखा और दूसरे बीकर में एसीटोन रखा है, इन दोनों के बीच में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, वीक हैं कंपैरेटिवली किसके, अभी बताते हैं। आपने इन दोनों को एक बीकर में मिक्स कर दिया, खाली बीकर था भैया सी, तो हुआ क्या, ये रहा आपका एसीटोन, ये रहा आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो जब आपने मिक्स किया तो आपने क्या देखा, एक अद्भुत सी चीज क्या थी, देयर हैज बीन a hydrogen bonding between these two molecules. But let me tell you students, the hydrogen bonding in this case, the extent will be less as compared to that of which you have studied in water and ammonia and HF. Why so? You must have studied that hydrogen bonding occurs when the hydrogen is connected to FON. But here, since H is having the partial positive charge and O is having the partial negative charge, hydrogen bonding is quite possible. And if the hydrogen bonding occurs, you know that the hydrogen bonding intermolecular forces of attraction will be more than that of dipole-dipole. That's why it will show the negative deviation. अब इस H पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये तो C से कनेक्टेड है, काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे। तो उसका जवाब ये है बच्चों कि Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Cl के पास -I इफेक्ट भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तकड़े तरीके से घसीटेगा और चूंकि 3 Cl है तो बहुत ही ज्यादा तरीके से घसीटेगा, जिसकी वजह से H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। और ये C और O के बीच में तो आप देख ही सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही है, जिसकी वजह से O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आया, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्लियर, पक्का, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के पास पास आने लगे। पहले दूर दूर थे, पहले वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था तो दूर दूर फैले थे, कोई उधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो आपस में जुड़ने लगे, पास पास आने लगे। ठीक है, तो जब पास पास आने लगे तो आप बताओ वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम होगी, वेरी गुड, कम होगी, इसलिए ये लिख सकते हैं ना डेल्टा वी मिक्स इज लेसर देन 0, वेरी गुड। चूंकि पहले कुछ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन मिलाने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब जो इंथैल्पी है, जो इंथैल्पी चेंज है, जो डेल्टा एच मिक्स है, वो नेगेटिव होगा। तो क्या लेसर देन 0 लिख सकता हूं, वेरी गुड, शाबाश, यही उम्मीद थी तुम लोगों से। तो क्या मैं तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज मोर देन दैट ऑफ ए ए और बी बी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं तभी तो जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस देश के 1.25 करोड़ लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा कार्य
अगर उचित लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राफ बनाएंगे हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये तो आइडियल था, ये आइडियल था, लेबलिंग्स वहीं कर रहे हैं, पी नॉट ए पी नॉट बी, और ये भी आपका आइडियल प्रेशर था। लेकिन चूंकि मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बने, जिसकी वजह से ये आपको मिलेगा एक्चुअल मिनिमम वेपर प्रेशर। उसी तरह सबका ही थोड़ा थोड़ा एक्चुअल वालों से कमी होगा। सो ड्रॉ दिस ग्राफ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी नॉन आइडियल पे बात आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। सो पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में से एक मात्र अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट के तौर पे, तो वो दो होंगे बेसिकली। एक होगा व्हाट आर एजियोट्रोप्स, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक ये कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को, उसकी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो सिर्फ यही पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, जो मैंने आपको बातें समझाई हैं आप उसको अच्छी और प्यारे तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग से समझाएंगे भी, तब जाके काम बनेगा। एग्जाम्पल्स लिखिएगा, ग्राफ्स बनाइएगा, 5 से 6 पॉइंट्स आराम से दोनों के लिए। ठीक है, तो बच्चों बड़े प्यार से और ध्यान से मेरी एक बात समझो, और वो बात है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? केमिस्ट्री की माने तो अंग्रेजी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, या ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एक बीकर है, उस बीकर में पानी पड़ा है, वाटर, उस वाटर में तुमने डाल दिया अल्कोहल। हाय हाय क्या बात है, जाम मिला दिया आपने, सब पटियाला पैग है। इसको पीना नहीं है बच्चों, इसको अलग करना है। ठीक है, अलग करके क्या करेंगे सर, नीट थोड़ी ना लेनी है। नहीं बेटा, ये सब बातें बाद में, जरा समझो गौर से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, और इथेनॉल का एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन होता है, 351.3 केल्विन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स वी कैन सेपरेट द वाटर एंड इथेनॉल, and this is known as the fractional distillation. And the fractional distillation has one basic condition. You know that condition? The condition is that mole fraction of components should not be equal to the mole fraction of component in the vapor phase. Mole fraction of components in the liquid phase should not be equal to the mole fraction of the component in the vapor phase. लिक्विड फेस को अगर x मान लें, वेपर फेस को y मान लें, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O शुड नॉट बी इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन दी वेपर फेस. Similarly, mole fraction of ethanol in the liquid phase should not be equal to the mole fraction of ethanol in the vapor phase. ये कंडीशन होती है अगर आप सक्सेसफुली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करना चाहते हो. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ये मिलेगा कि आपने यहां पे आग लगाई, झूम झूम झूम, जैसे ही आग लगाई टेम्परेचर बढ़ा, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, 350 केल्विन, 351.3 केल्विन पे जब आएगी बात, तो इन दोनों में से बट ऑब्वियस की बात है इथेनॉल उड़ना शुरू हो जाएगा। इथेनॉल उड़ना शुरू हो जाएगा तो हम एक पाइप के थ्रू यहाँ पे एक और बीकर लगा देते हैं जहां पर ये आकर कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे इथेनॉल के वेपर्स कंडेंस होकर यहां पर आ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इधर सिर्फ पानी बचेगा और इधर सिर्फ इथेनॉल बचेगा। सो यू हैव सक्सेसफुली सेपरेटेड द मिक्सचर्स। But what is the main condition? The main condition is that the mole fraction of the components should not be equal to the mole fraction of the components in the vapor phase. Components जो है मतलब जो मोल फ्रैक्शन है उसको कंपोजिशन भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन को कंपोजिशन भी कहते हैं, यानी कि दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, जैसे यहीं पे हम इथेनॉल और वाटर की अगर हम बात करें, यहीं एक ऐसा सॉल्यूशन है कि एक लम्हा ऐसा आएगा कि आप इन दोनों को प्योर फॉर्म में सेपरेट नहीं कर पाओगे। और वो जो लम्हा आएगा, वो जो कंपोजिशन आएगा, वो जो टाइम आएगा पर्टिकुलर, वो जो टेम्परेचर आएगा जिसमें ये ऐसी हरकत शो करेंगे, वो इस हरकत को बना देंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सर समझ नहीं आई बात, समझा रहा हूं आराम से समझो। मैं कह रहा हूं इथेनॉल और वाटर का ही जो मैंने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बताया, इथेनॉल और वाटर में एक अनहोनी होती है, एक ऐसा समय आता है जिसमें जिस कंपोजिशन पे, जिस मोल फ्रैक्शन पे ये दोनों एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की तरह बिहेव करते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स यानी कि जिनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, दोनों के दोनों एक साथ बॉयल करते हैं, तो आप अलग ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वाटर बॉइल्ड हो रहा है कि इथेनॉल बॉइल्ड हो रहा है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो चुका है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की डेफिनेशन है, आर डिफाइंड एज द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स ही होने चाहिए, ठीक है ना। और टू बी मोर स्पेसिफिक, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स जो होने चाहिए वो सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही पॉसिबल है एजियोट्रोपिक। बाइनरी मतलब वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट which boils at the constant temperature like a pure liquid and possess same composition। दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाता है। और अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहते हो तो कंपोजिशन सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से चूंकि कंपोजिशन सेम हो जाता है इन द लिक्विड एज वेल एज इन द वेपर फेज, इसलिए आप इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। एजियोट्रोपिक मिक्सचर thus cannot be separated by fractional distillation। अब ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, आप इसको जरा नोट कर लें, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अभी जो मैंने बात यहां पे समझाई है ना, इसको भी हम और क्लियर करेंगे, परेशान ना हो। अभी शिकन जा रहा होगा तुम लोग के चेहरे में कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लो। मिक्सचर्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी पढ़ा ना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? सच सच बताना, उसमें हमने एक आपको एग्जाम्पल करवाया था ना, या बताया था, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। देखना लिखवाया है मैंने। तो वो मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से will behave like minimum boiling azeotropes। तो उसी तरह
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपने आप से लिख सकते हो क्या? मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव है तो मिनिमम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इसका जो यहां एग्जाम्पल समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं बच्चों HNO3 प्लस वाटर का। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल से ज्यादा होता है। एक्चुअल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का कर्व देखने वाले हैं। यहां पे वेपर प्रेशर लिया था, यहां पे मोल फ्रैक्शन लिया था, ठीक है। और हम सीधा फाइनल वाली बात कर रहे हैं। तो फाइनल वाली पे हमने ये देखा था कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वेपर प्रेशर जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। अब यहां पे X ये इथेनॉल का ले लिया, वाटर का ले लिया, इथेनॉल का ले लिया, वाटर का ले लिया। यहां इथेनॉल 1 है, यहां इथेनॉल 0 है, यहां पे वाटर 0 है तो यहां पे वाटर 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर को दिखलाता है। अब मेरी एक बात बड़े कायदे से सुनना, इथेनॉल 1 से 0 की तरफ जा रहा है और वाटर 0 से 1 की तरफ जा रहा है। इथेनॉल कम हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो यार कोई तो एक ऐसी पोजीशन होगी, बेसिकली जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो हम एग्जांपल लिखते हैं वो ये नहीं लिखते हैं एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट लिख दोगे गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने क्या कहा, कोई एक ऐसा कंपोजिशन आता है, कोई एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें ये दोनों का जो मिक्सचर है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की तरह। और वो लम्हा होता है 95.4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो 95.4% aqueous ethanol solution will have the tendency to show the minimum boiling azeotropic mixture। यहां पे इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ये यहां से कम हो रहा है, इथेनॉल कम हो रहा है और पानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें दोनों का कुछ कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। यहां पे हमने कर्व बनाया है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। अगर यहां वेपर प्रेशर की जगह टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बनाएंगे तो ये कर्व जो होगा बिल्कुल ऐसे बनेगा। देखना कैसे। अब ये हम जो है डॉटेड्स पे ले जा रहे हैं क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, हमें एक्चुअल में एजियोट्रोपिक मिक्सचर का चाहिए। तो ये एकदम ऐसे आएगा, ऐसे। दिस इज व्हाट दी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बट ऑब्वियस की बात हुई ना, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो ज्यादा वेपराइज करेगा। जैसे एक ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है। तुमने दोनों को हीट देना शुरू करा तो 80 जैसे ही पहुंचा टेम्परेचर तो वो तो बॉयल होना शुरू हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। लेकिन 100 वाला थोड़ी ना हो पा रहा है, हो पा रहा है क्या? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था यानी कि 80, उसका वेपराइजेशन ज्यादा हुआ, इवेपरेशन ज्यादा हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ।
तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोटबुक में ऊपर ऊपर ब्लॉक में लिख लो, एकदम बहुत जगह काम आएगा। तो जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट हम बना सकते हैं, और ये पॉइंट हमको क्या दर्शा रहा है, 95.4% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, जहां पे दोनों का कुछ कॉम्पोजिशन एक साथ उड़ जाएगा, बॉइल्ड ऑफ हो जाएगा। चूंकि देखो दोनों का कंपोजिशन सेम हो रहा है, लिक्विड फेस का और वेपर फेस का जो कंपोजिशन है वो सेम हो रहा है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ये लिखा है विच बॉयल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पोसेसेस द सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द लिक्विड एज वेल एज इन द वेपर फेस। तो जिसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की डेफिनेशन ये क्यों लिखी गई, दैट मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जो कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ दिखलाएगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। आती है बात समझ में? पक्का? ठीक है। उसी तरीके से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के लिए आप क्या बना सकते हैं कर्व, बताइए। अच्छा, यहां पर एक बात और देख लो, जैसे यहां पे प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर का जो होता है वो होता है 373 केल्विन। यहां पे प्योर इथेनॉल था, देखो इथेनॉल 1 है ना, तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अभी ने बताया था 351.3 केल्विन होता है। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की जो रीडिंग आई है, ये मैं लर्न किए बैठा हूं इसलिए आपको बता पा रहा हूं। आप भी लर्न कर लेना कि एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो रीडिंग सहित आपको आना चाहिए। वो आता है 351.1 केल्विन। अब हल्का हल्का बुक्स में कुछ वेरिएशन होगा, ठीक है ना, उस बात की कसम नहीं खाते हम, कुछ ना कुछ अलग अलग बुक्स में वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो 351.1 केल्विन है, इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज दैट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर दिस मिक्सचर बॉइल्स अप लाइक अ प्योर लिक्विड एंड दे हैव पोसेस द सेम कंपोजिशन विच इज इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज। इसलिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए दोनों के कंपोजिशंस लिक्विड और वेपर फेज में अलग अलग होने चाहिए थे, दे शुड नॉट बी सेम, लेकिन ये सेम हो गए। यहां पे आई ना बात समझ में? पक्का। उसी तरीके से अब ये बात नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का कर्व भी बना देता हूं, ये हटा रहा हूं, नोट कर लो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो कर्व है उसका एग्जैक्ट एग्जांपल है 68% HNO3। फिर से बेटा उसका ये मतलब हुआ, पहले हम वही कर्व बनाते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। HNO3 यहां 1, पानी यहां 0, HNO3 0, पानी 1। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपने नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ा था। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। ओके, दिस इज द मिनिमम वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है, अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मतलब ये। तो यहां पे अगर पानी की बात करें तो वाटर का जो होता है वो होता है 373 केल्विन, जो HNO3 का होता है वो होता है 359 केल्विन। तो ये जो आपको निकल कर आता है, जहां पे ये आता है लगभग 393 केल्विन, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये पॉइंट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब आप समझे कि एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें this mixture will boils off because they have possessed the same composition, and since they have possessed the same composition
they are treated as the azeotropic mixtures which cannot be separated by the fractional distillation process. So I hope you have understood what is the azeotropes, and it is very important, especially related to the competition, as well as in the boards the definition will come what are the azeotropic mixtures. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्कूल के पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, उसके टाइप्स, ग्राफ्स एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं. ठीक है, चलिए यहां पे हमारा पार्ट 5 समाप्त होता है. और इस पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले कवर किया वेपर प्रेशर, फिर कवर किया राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ में हमने दो तरीके देखे, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल. फिर हमने राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे दो सॉल्यूशंस को पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. और उनके आधार पे एक चीज निकल कर आई, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, जो कि दो तरीके के होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, और दोनों के कर्व्स. तो यहां पे बच्चों हमारा पार्ट 5 समाप्त होता है. और नेक्स्ट पार्ट 6 में आप लोग राउल्ट्स लॉ पे मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे.